हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से संस्कृत विषय का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि संस्कृत, मैथ और जो है आपका हिंदी, ये ऐसे विषय हैं बच्चों जिसमें से आपको 100 में से 100 मार्क्स आ सकता है। 100 में 99, 96, 97 इस प्रकार से आप ला सकते हैं। लेकिन जो है आपका साइंस या फिर सोशल साइंस है बच्चों, उसमें बहुत ही कम अंक प्राप्त करने की चांस रहती है, संभावना रहती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बुक है। जैसे साइंस में देखेंगे तो आप उसमें 3 किताब हैं, सोशल साइंस में 4 से 5 किताब पढ़नी पड़ती है आपको, है ना। तो वहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अगर संस्कृत हो या फिर आपका हिंदी हो या फिर आपका मुख्य रूप से मैथ विषय हो, ये सब में क्या हो सकता है, आसानी से बच्चों मुख्य रूप से आप 100 में 95 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी पढ़ाई करनी है आपको अच्छी तरह से। किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको रणनीति बनानी है। बस उसी प्रकार से आज सही से पढ़ाई करेंगे तो 100% आप अच्छा मार्क्स अंक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। यानी जो सत्यमेव जयते बच्चों ये शब्द लिया गया है, ये किस उपनिषद में इसका उल्लेख है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मुंडकोपनिषद। इसी उपनिषद में सत्यमेव जयते है। अगला प्रश्न है, किसकी जीत नहीं होती है। यानी कि इन चारों में से किसकी जीत कभी नहीं हो सकती। तो सत्य ये हमेशा जीतता है, धर्म इसकी भी जीत होती है, असत्य इसकी जीत कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि असत्य की जीत कभी भी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा बच्चों वो है आपका, वो है मुख्य रूप से आत्मा। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। यानी जब नदियाँ, कोई नदी है ये जाकर के समुद्र में मिल जाती है बच्चों, तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये मिलती है तो किस प्रकार से मिलती है। नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर कि नाम और रूप को छोड़कर, यानी कि दोनों चीज को छोड़ देती है। जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी है बच्चों, ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलेगी, यानी कि एक बड़े से समुद्र में मिलेगी। तो ये गंगा नदी और ये इसका नाम जो है गंगा नहीं रह जाएगा, ये समुद्र में मिल जाएगा तो वो बंगाल की खाड़ी वाली पानी में, तो बंगाल का खाड़ी के नाम से जाना जाएगा, उसका नाम समाप्त हो गया। अच्छा, इसका जो रूप था बहने का, वो छोटा सा इस प्रकार से नाले इस प्रकार से मतलब कि बह करके आ रही थी, तो इसका ये रूप भी वहाँ पर समाप्त हो जाता है। वहाँ दिखता नहीं है कि ये गंगा नदी है या फिर बंगाल की खाड़ी, ये अलग है। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नाम और रूप दोनों ही इसको छोड़ देना पड़ता है। 5वें नंबर का प्रश्न है, सत्य का मुख, यानी कि जो सच्चा होता है, सच्चाई, सत्य का जो मुख है वो किससे ढका होता है। असत्य से, हिरण्यमय पात्र से, या फिर स्वार्थ से, अशांति से। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। यानी जो मंगलम आपका पाठ है बच्चों, उसमें टोटल कितने मंत्रों की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ए ऑप्शन आपकी, यानी कि 5 मंत्रों की चर्चा की गई है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, यानी कि जो टोटल कितने पद हैं इसको पूछा जा रहा है, आपको बताना है यहाँ पर टोटल कितने, 4, 6, 5 या फिर 7। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, मुख्य रूप से 5। इसमें भी आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। यानी जो प्रथम पद जो है आपका, वो भारत महिमा पाठ में मुख्य रूप से कौन से पुराण से लिया गया, कौन से पुराण से संकलित है। यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण या फिर गरुड़ पुराण। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 8वें नंबर का विष्णु पुराण। टोटल कितने पुराण है बच्चों, याद रखिएगा, टोटल जो है 18 आपके पुराण हैं। और कितने वेद हैं, तो टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और टोटल कितने वेदांग है आपको पूछा जाता है, वेदांग। तो टोटल आपका कुल 6 वेदांग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। टोटल जो मुख्य रूप से भारत महिमा जो पाठ में है, जो उल्लेख किया है कि जिस देश का, उस देश का नाम बताना है। तो भारत महिमा नाम ही है, तो 100% भारत की ही महिमा का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है, भारत किस से सदा सेवित है। यानी जो भारत है वो किस से सेवित है, नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इनमें से सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम सबों में भारत के प्रति क्या होनी चाहिए, यानी कि हम लोग जितने भी हैं बच्चों नागरिक भारत के, तो हम सबों के अंदर भारत के प्रति क्या होनी चाहिए, तो गुरु भक्ति, पितृभक्ति, देव भक्ति, देशभक्ति। तो हम लोग भारत देश में रहते हैं, इसलिए देशभक्ति रहना यानी कि होनी चाहिए, है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको सीधा सीधा बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है बच्चों, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। यानी कि जो अपनी उन्नति चाहती है उसको कितने दोष अपने से निकाल देना पड़ेगा, 6, 7, 5 या फिर 8। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा,
6 दोष को निकाल देना पड़ेगा अपनी यदि उन्नति चाहते हैं तो। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो बच्चों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो तो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दिए और अपने दोस्त यार को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अच्छी तरह से, और कमेंट में फटाफट आप लोग बताते जाइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। और वीडियो के अंत में बताना है कि ये जो 50 मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ संस्कृत विषय का ऑब्जेक्टिव, तो आपका 50 में से कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक तरह का प्रश्न लिया गया है, आपका पाठ से भी है, उस पुस्तक से भी लिया गया है, उसके बाद आपका मुख्य रूप से व्याकरण शास्त्र से भी लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 13वें नंबर का, घर की शोभा कौन है? यानी कि जो घर की मुख्य रूप से शोभा होती है, यानी कि घर की जो सुंदरता को बढ़ाती है वो कौन? पुरुष, स्त्री या फिर पुत्र या फिर पुत्री? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों स्त्री। स्त्री ही क्या है? मुख्य रूप से घर की शोभा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सुलभ कौन है? जो सुलभ है वो कौन है? अप्रिय प्रियवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय श्रोता, सतत पथ्यवादी? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा सतत प्रियवादी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? जो नीति श्लोक आपका पाठ है इसमें जो मुख्य रूप से परम श्रेय जो कहा गया है बच्चों, किसको कहा गया है? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म को। धर्म को क्या कहा गया है? मुख्य रूप से परम श्रेय कहा गया है। 16वें नंबर का प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ है, इस पाठ जो है ये किस ग्रंथ से संकलित है? महाभारत, रामायण, रघुवंश महाकाव्य या फिर उत्तर रामचरित्रम? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? आपका रामायण। ये जो पाठ है ये कहाँ से संकलित है? तो रामायण से लिया गया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपका, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में? यानी कि जो चित्रकूट में स्थित जो गंगा है इसका जो वर्णन किया गया है किस में किया गया है? कर्ण से दानवीरता, व्याघ्र पथिक कथा या फिर मंदाकिनी वर्णनम या फिर भारत महिमा? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी वर्णनम में इसका वर्णन किया गया। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है बच्चों। आपको एक भी प्रश्न यहाँ से जो है छोड़ना ही है, सारे प्रश्नों को अपना माइंड में याद कर लीजिएगा और 100% ये इससे आपको कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। मैं आपको संस्कृत विषय का मुख्य रूप से 5 गो सेट 50-50 ऑब्जेक्टिव का, यानी कि टोटल आपको 250 क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन कराऊंगा। और अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहीं से आपका सारा प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है? यानी कि कौन सा कांड में मुख्य रूप से किस कांड से संबंधित है रामायण के मंदाकिनी वर्णनम? बालकांड, सुंदरकांड, अयोध्या कांड? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, अयोध्या कांड। इसी से संबंधित है, इसी से मुख्य रूप से मंदाकिनी वर्णनम। अगला प्रश्न है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? जो भगवान राम है ये मंदाकिनी की जो शोभा है ये किसको दिखा रहे हैं? लक्ष्मण को, सीता को, ऋषियों को या फिर विभीषण को? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा माता सीता को, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलसशाला में आग किसने लगाई? यानी अलसशाला में जो आग लगाई थी, अलसशाला जहाँ पर क्या लग रहे थे? मुख्य रूप से आलसी लोग रह रहे थे, तो उसमें आग लगाई थी किसने? तो अलसशाला के कर्मचारियों ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल, तो यहाँ पर इसकी जो ये उक्ति है ये किसकी उक्ति है? ये वचन किसका है? पहला आलसी का, दूसरा आलसी का, तीसरा आलसी का, चौथा आलसी का? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन, पहला आलसी, इसी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, भीखनटोला गांव कहाँ है? यानी जो भीखनटोला गांव है ये किस राज्य में है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा बिहार में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, छात्राणाम तपह रिक्त की यानी कि बीच में जो होगा आपका इस रिक्त खाली यानी कि जगह को भरना है आपको, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो छात्र क्या करते हैं बच्चों? अध्ययन करते हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अध्ययनम, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? यानी जो मुख्य रूप से व्याघ्र पथिक कथा है ये हितोपदेश के किस भाग से संकलित किया गया है? सुहद भेद, पथिक, संधि या फिर मित्रलाभ? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 24वें नंबर प्रश्न का? बिल्कुल मित्रलाभ, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दान किसको देना चाहिए? यानी कि जो दान देना चाहिए किसको? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को या फिर लाचार को? तो यहाँ पर दरिद्र आदमी को मुख्य रूप से दान देना चाहिए, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष मुख्य रूप से आया? यानी कि जो यहाँ पर कर्ण लिखा गया बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा कर्ण। कर्ण के सामने जो इंद्र आए वो मुख्य रूप से तो किस रूप में आए थे? साधु, याचक, दाता या फिर ब्राह्मण? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्राह्मण के रूप में। अगला प्रश्न है, भवंत महमेव नमस्कारोमी किसका कथन? ये जो कथन ये किसका है? शक्र का, कर्ण का, भीष्म का या फिर कुंती का? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 27वें नंबर प्रश्न का? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि कर्ण, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 28वें नंबर का, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? यानी कि उन्होंने सबसे पहले क्या देना चाहा था? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा गाय, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? यानी जो सबसे महान परंपरा है भारतवर्ष में वो किसकी? तो यहाँ पर शास्त्रों की, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिंगल
किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? तो आपको मैंने बताया था टोटल कितने वेदांग है, 6 वेदांग है। 6 वेदांग याद रखिएगा। एक है आपका शिक्षा, शिक्षा, उसके बाद है आपका दूसरा नंबर में कल्प, कल्प के बाद है आपका छंद, छंद के बाद है आपका निरुक्त, निरुक्त उसके बाद फिर व्याकरण, फिर उसके बाद ज्योतिष। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटल कितना है बच्चों? टोटल 6 आपका मुख्य रूप से ज्योतिष, छंद, कल्प, व्याकरण, शिक्षा और निरुक्त, ये टोटल 6 वेदांग है। वेदांगों की संख्या 6 है। तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि जो पिंगल जो है ये किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो यहाँ पर आपका 30वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छंद, छंद वेदांग का मुख्य रूप से प्रवर्तक आचार्य है। अगला प्रश्न है विरत संहिता, ये विरहतर संहिता जो है इसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वराह मिहिर, वराह मिहिर साहब ही विरहतर संहिता के क्या है? रचनाकार है। पटना शब्द किस शब्द से बना है? यानी कि जो पटना है ये शब्द किस शब्द से बना है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पत्तन। किससे बना है? ये पत्तन से बना है। यानी कि पटना में क्या है? गंगा नदी बहती है, तो यहाँ पर क्या है? जहाजी बेड़े रुकते थे, इसलिए यहाँ पर पत्तन। तो पत्तन से ही बाद में जाकर के पटना बना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पत्तन। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33वें नंबर का, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? यानी जो गुरु गोविंद सिंह थे ये किस धर्म के गुरु थे? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सिख धर्म। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो गुरु जो है गोविंद सिंह का यहाँ पर मुख्य रूप से गुरुद्वारा बनाया गया है बच्चों, पटना सिटी गाय घाट में। आप लोग पटना में यदि जाएंगे तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर अति मनोरम दृश्य आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। गोलघर कहाँ है? ये तो काफ़ी सिंपल और हलवा प्रश्न है बच्चों, आप लोग को मालूम होना चाहिए। बिहार की राजधानी जो पटना है, गोलघर इसी यहीं पर है, पटना में। ठीक है, यदि आप में से कोई भी बच्चा गोलघर घूमने के लिए जाएंगे तो गांधी मैदान के जस्ट पश्चिम साइड में है और गोलघर से काफ़ी मैं निकट में रहता, यानी कि जो मेरा रूम है गोलघर से मात्र 4 से 500 मीटर की दूरी पर है, यानी कि मैं पटना ही का निवासी हूँ। अगला प्रश्न है दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका कौन है? यानी जो दक्षिण भारतीय संस्कृति जो लेखिका है ये कौन है? शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा या फिर देव कुमारिका, इनमें से सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बिल्कुल ये सभी क्या है बच्चों? मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? यानी जो महाभारत में उल्लेख मिलता है तो कौन सी लेखिका का? गार्गी का, मैत्रेयी का, शुल्भा का या फिर यमी का? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मैत्रेयी का, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? यानी कि जो शैशवावस्था होते हैं इसमें टोटल कितने संस्कार हैं? 6, 5, 1 या फिर 3? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 37वें नंबर प्रश्न का? तो यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि 6 आपका मुख्य रूप से संस्कार है। अगला प्रश्न है 38वें नंबर का, प्राचीन काल में शिष्य को कहा जाता था? यानी कि एंशियंट टाइम में, पुराने जमाने में मुख्य रूप से जो विद्यार्थी होते थे यानी कि शिष्य जो होते थे उसको क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, बटुक या फिर छात्र? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मचारी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? यानी जो अंत्येष्टि जो संस्कार किया जाता है बच्चों ये कब किया जाता है? तो मरने के बाद होता है ये। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो किस गांव में हुआ था? कंटारा, कटरा, टंकारा, भिखनटोला? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? टंकारा में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? यानी स्वामी दयानंद जो थे इनके जो गुरु थे कौन थे? रामकृष्ण परमहंस या फिर धर्मानंद, विरजानंद या फिर गिरजानंद? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों विरजानंद। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा रामकृष्ण परमहंस जो है किसके मुख्य रूप से गुरु थे? जल्दी से बताइए आप लोग। रामकृष्ण परमहंस। शांति किससे स्थापित होती है? यानी जो शांति स्थापित होती है वो किससे? अपकार से, परोपकार से, स्वार्थ से, क्रोध से? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परोपकार से, भलाई से। शांति किससे स्थापित होती है? परोपकारों से। अगला प्रश्न है आपका दुख का विषय क्या है? यानी जो दुख है इसका जो मुख्य विषय है क्या है? शांति, अशांति, हिंसा या फिर आतंकवाद? तो मुख्य रूप से अशांति। यदि अशांति क्या होगा बच्चों? फैली हुई रहेगी तो 100% वहां पर दुख का विषय होगा। अगला प्रश्न है प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ये सारे क्वेश्चन आपका व्याकरण से लिया गया है। प्रोक्ता में जो किन किन वर्णों की जो है संधि हुई, तो प्रोक्ता में देखेंगे तो आप लोग क्या मिलेगा बच्चों आपको? प्रोक्ता में देखेंगे तो अ प्लस उ मिलेगा, यानी कि अ प्लस अ धन उ। तो यहाँ पर आपका मुख्य रूप से क्या हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के बनाएगा ओ, यानी कि तब बनेगा प्रोक्ता। अगला प्रश्न है तत्र जोड़ एक की संधि क्या होगी? इसमें आपको बताना है तत्रैक या फिर तत्रायक, तंत्रक या फिर तत्राक? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, किस पद में स्वर संधि है? यानी आपको चारों पढ़ना है सही से, चारों का संधि विच्छेद करना है और कौन सा संधि विच्छेद में आपको कौन सा यहाँ पर दिखेगा जो स्वर संधि होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ए ऑप्शन आपका शयनम। तो शयनम में देखेगा अगर तो ए और अ आएगा, शयनम,
अनम, है ना, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, यानी कि कौन सा समास होता है जिसमें सारे के सारे पद मुख्य रूप से प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। यहाँ पर आपका यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है, इसको इस प्रकार से लिख देंगे बच्चों, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर का, द्विगु समास का उदाहरण है, यानी जो द्विगु समास है इसका उदाहरण आपको बताना है, इसमें से कौन है। सप्ताह, चंद्रोज्ज्वल, अध्यात्म, कालिदास। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सप्ताह। द्विगु समास किसको बोलते हैं बच्चों, द्विगु समास वैसा समास जिसका पहला पद क्या बताता हो, संख्यावाचक हो, संख्यावाचक। तो सप्ताह, यहाँ पर सप्त मीन्स होता है सात, सात किसको दर्शा रहा है, सप्ताह यानी कि सात, सात एक संख्या को दर्शा रहा है। तो जब भी पहला पद संख्यावाचक हो तो वो हमेशा द्विगु समास होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49वें नंबर का प्रश्न है, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, यानी कि काम यानी कि क्रिया के साथ जो साक्षात संबंध होता है किसका, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा कारक का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नेता का जो स्त्रीलिंग रूप होगा बच्चों वो क्या होगा, नेत्रा, नेत्री, नेत्र या फिर नेतागिरी। यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, नेत्री। तो आपको आई थिंक ये सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट लगे होंगे और काफी सिंपल भी था बच्चों, और आपके बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न यहाँ से आपका पूछा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और अगर चैनल में आप लोग न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। कहीं पर किसी प्रकार की समस्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।